फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल। और लेकर हाजिर हैं हम एक बार फिर से बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाले हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperatures. Such organisms are called. ठीक है, तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेंज में टेम्परेचर की अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि यूरीथर्मल। तो ये आपके इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज जो है टेम्परेचर्स की उनको, लाइक जो आपके डॉग्स, कैट्स या जो आपके नॉर्मल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। इसके साथ ही साथ हमारे जो होते हैं स्टेनोथर्मल, तो ये जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड जो रेंज है आपकी उसको टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट रेंज में ही ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं। फिर आपका एक आता है हाइड्रोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऑर्गेनिजम्स बेसिकली आपके वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मतलब कि वाटर के अंदर स्पेशल एक आपका थर्मल इनको एक फैसिलिटी मिलती है या कंडीशन रहती है, उसी में ही ये केवल सरवाइव कर पाते हैं। कहीं पर गर्म पानी का जो आप बेसिकली कह सकते हैं कि वहाँ पर रहता है, वहीं पर ये लोग वहाँ पर रहते हैं। और ऑस्मोटिक, आपको पता है कि एक वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो आपका हाई टू लो आपका रहता है, तो उस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं। बट लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर्स के लिए कौन से हैं? यूरीथर्मल। The method of soil conservation in the coastal and the dry regions where rows of trees are planted to check wind movement to protect soil cover is called. तो उसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, जिनको कि हम बफर के तौर पर भी जानते हैं। मतलब इनको हम बेसिकली बोलते हैं विंड ब्रेक्स या फिर एनवायरमेंटल बफर। तो इस तरीके के आपके जो पेड़ हैं, रोज हैं, वो आपके खड़े कर दिए जाते हैं मेन जो आपका ग्राउंड है, मेन जो आपका एरिया है उसके चारों तरफ। तो जो भी आपकी कोस्टल एयर्स या कुछ भी आती है वो इन्हीं पेड़ों से टकराकर एक बफर की तरह ये पेड़ काम करते हैं और आपकी बाकी की चीज को वो हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा आता है मल्चिंग। मल्चिंग में बेसिकली आप क्या करते हैं कि ग्राउंड जो होता है उसको आप कवर कर देते हैं ऐसी चीज़ों से जिससे कि जो आपकी इंटीरियर जो सॉइल है वो आपकी हार्म नहीं होती। पहले जो भी इफेक्ट होता है सॉइल इरोजन का या जिस भी चीज़ का, वो इसी के ऊपर वाली लेयर पर होता है। इसके अलावा जो आप मटीरियल यहाँ पे बिछाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होता है कई बार, तो जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी आपके सॉइल को मिलते हैं। इसके बाद कॉन्टूअर बैरियर्स या फिर रॉक डैम लगभग एक जैसे होते हैं, जिसमें कि हम जो सॉइल है उस पर ऐसी लेयर्स सी बना देते हैं, मतलब बैरियर टाइप के क्रिएट कर देते हैं, तो जिससे कि जो आपका फ्लो होता है जो वाटर का वो बीच में स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है वो आपका बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। बट सॉइल कंजर्वेशन के लिए कोस्टल या ड्राई रीजन्स में हम किसको कवर करते हैं? उनको हम पेड़ों से कवर करते हैं, जिसको बोलते हैं हम शेल्टर बेल्ट्स। Which of the following is one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria and are used to grow microbes and in preparation of the ice cream and jellies? Okay, तो वो है हमारा करेक्ट आंसर अगार। ये जो दो आपके इम्पॉर्टेंट एक आपके प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, ये आपको बेसिकली कहाँ से आप ऑब्टेन करते हैं? अगार से। ठीक है, जो कि आपका बेसिकली एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको कि हम कहाँ से लेते हैं? ये एल्गी से। एल्गी आपने सुना होगा, ये जो स्पाइरुलिना है ये भी एल्गी ही है आपकी। तो जो कि आपका लेक्सेटिव या जो एपेटाइट सप्रेसेंट या फिर जो भी आपके वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आर मेड अप ऑफ sclerenchymatous cell. These are generally absent in the primary phloem but are found in the secondary phloem. आपको बताया है मैंने पहले के लेक्चर्स में भी कि फ्लोएम क्या होते हैं आपके बेसिकली, जो कि आपके प्लांट्स से अप एंड डाउन दोनों साइड में जो आपके न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली जो सोर्स होता है वहां से आपके फूड को ये ट्रांसफर करते हैं। ओके, और जाइलम क्या होता है? जो आपके वाटर या अदर चीजें होती हैं उसको नीचे से ऊपर वो ट्रांसफर करते हैं, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो इसी तरीके से जब हम फ्लोएम की बात करेंगे तो उसमें जो हमारा ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो हमारी प्रेजेंट रहती हैं फ्लोएम फाइबर्स में। ओके,
और इन फ्लोएम फाइबर्स को बेसिकली हम क्या भी बोलते हैं, बास्ट फाइबर्स। ओके ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और ये डेड होते हैं। जब भी स्क्लेरोमाइटस सेल्स की बात हो तो आप याद रखिएगा ये लगभग आपके डेड सेल्स होते हैं, इनको बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। और जैसे ये जो जूट वगैरह जो होती है ना, वो इन्हीं की बनी हुई होती है, क्योंकि ये इनका मेन काम ही यही होता है प्लांट को सपोर्ट करने का, तो इसलिए ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, प्लांट को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रेजेंट किस में रहती हैं, फ्लोएम फाइबर्स में। ओके What type of body plant does colymbstrates, ctenophores and echinoderms have? तो किस तरीके की इनकी बॉडी होती है, वो होती है रेडियल। आपको पता है कि हमारे जो प्लांट्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बॉडी मूवमेंट, इस तरीके से उनको अलग अलग हम फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। ओके तो ये जो हमारे हैं सारे किस, इनकी जो सिमेट्री है वो कैसी है, रेडियल, मतलब कि सेंटर से ये रेडियली आपके डिवाइड होते हैं। तो ये जो आपके तीनों चीजें हैं वो किस में आती हैं, रेडियल सिमेट्री में आती हैं। ओके द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड। अच्छा तो यहाँ पर आपको जो बताने हैं, जाइलम आपको पता है कि फ्लोएम हमारा बाहर का जो पार्ट होता है वो हमारा फ्लोएम होता है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, जाइलम। प्लांट की अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो ठीक है, तो जाइलम को भी हम अलग अलग उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो हमारा पार्ट जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। नाम से भी पता चल रहा है ना, प्रोटो। ओके तो उससे हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट होता है। इसके बाद हमारा होता है जो मेटाजाइलम, वो पार्ट होता है प्राइमरी सिस्टम का, जो कि डिफरेंशिएट होता है आफ्टर द प्रोटोजाइलम, और इससे हमारा थोड़ा बड़ा भी होता है बस। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म्ड की, तो उसमें हमारा कौन सा आएगा, प्रोटोजाइलम। ओके नेरिस फेरेंथीमा एंड ह्यूरोडाइनेरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम। अभी हमने बात करी थी ना कि अलग अलग फाइलम्स में हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो ये तीनों चीजें हमारे किस फाइलम के अंडर में आते हैं, वो आते हैं एस्क्लेमिंथिस फाइलम के अंडर में ये हमारे आते हैं। और बेसिकली ये जो हमारे राउंड वॉर्म्स वगैरह जो होते हैं तो वो इसमें आते हैं, जैसे एस्केरिस हो गया, वोचेरिया हो गया, ये अर्थवॉर्म हो गए, तो ये सारे हमारे इसके अंदर में आते हैं। और जो आपके कोलिन्ट्रेटा होते हैं उनकी अभी हमने बात करी थी, ये रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि इनकी क्या होती है, सर्कुलर। ओके इसके अलावा जो एनेलिडा, जो रिंग वॉर्म्स वगैरह होते हैं, उनको हम एनेलिडा फाइलम में रखते हैं। इसके बाद बात आती है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए सेल वॉल। अच्छा आपको ये पता होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की जो सेल होती है उनमें सेल वॉल नहीं होती है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें ही हमारी सेल वॉल होती है, और भी ज्यादा उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। तो इनमें से आपकी किसकी सेल वॉल नहीं होती है, तो वो होती है आपकी माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा क्या है आपका, बेसिकली एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, ये आपका एक बैक्टीरिया है जिसके अराउंड में, जिसके सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। विच ऑर्गेनिल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे ही रिपीट होता रहता है। ठीक है, प्लास्टिड्स आपको पता है कि किस क्या होते हैं, ये प्लांट्स का एक पार्ट होते हैं, जो कि प्लांट्स का जो पिगमेंटेशन है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी भी होता है, उसमें ये हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारा क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको हम बोलते हैं, जो कि हमारी जो एनर्जी है बॉडी के अंदर उसको एटीपी में हमारा फॉर्म करते हैं। एटीपी मतलब कि एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसमें हमारी एनर्जी को इस फॉर्म में वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हमारी बॉडी जो है वो यूज करती है। गोल्गी बॉडीज क्या होती हैं, ये हमारी बेसिकली जो है प्रोटीन और जो लिपिड्स हैं इनको प्रोसेस और पैकेज करती हैं, जिनका कि यूज हम सेल्स के अंदर या फिर सेल्स के बाहर करते हैं। सेल वॉल मैंने आपको बताया ही कि प्लांट्स के अंदर की सेल्स को बाहर से ये कवर करती हैं, जो कि सेल वॉल को आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन को कलर देने के लिए बेसिकली हमारा क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारी मेलानिन। जिनमें भी मेलानिन ज्यादा होता है उनका कलर क्या हो जाता है, थोड़ा ब्लैक हो जाता है, और जिनमें मेलानिन कम होता है तो उनमें हमारा कलर जो है वो थोड़ा फेयर हो जाता है। और जब हम सन में टैन वगैरह हो जाते हैं तो भी हमारा जो मेलानिन है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए सन रेज में जो भी कभी भी हमारा जो मेलानिन है वो हाई
हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लूसीफेरिन, तो लूसीफेरिन हमारा क्या होता है, ये आपका जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं, बायोलेमिसेंस होता है जिनके अंदर, तो ये लाइट प्रोड्यूसिंग आपका सब्सटेंस है। हीमोग्लोबिन जैसे कि सबको पता है कि आपका आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि आरबीसीज में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करने में बहुत ही हेल्प करता है। इसके अलावा जो फ्लेवोनॉइड्स हैं ये आपके मेटाबॉलॉइड्स हैं जो कि प्लांट्स में या वेजिटेबल्स में मिलते हैं और बहुत ही रिच होते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट्स में। बट ह्यूमन कलर को देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका मेलानिन। विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ह्यूमन हार्ट टू लंग्स, ह्यूमन हार्ट टू लंग्स तक कौन इम्प्योर ब्लड पहुंचाता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है। ओके तो यहाँ पर आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज है कि पहले आपको अंतर पता होना चाहिए वेन्स और आर्टरीज का। ओके तो जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो हमेशा अवे, आर्टरीज का ए है तो उससे आप याद कर सकते हैं अवे, तो ये हमेशा ब्लड को दूर ले जाती हैं, अवे ले जाती हैं। ओके और ये आपकी हमेशा, एक एक्सेप्शन है वो मैं बताऊंगी, मोस्टली आपकी क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड मतलब कि प्योर ब्लड को ही आपकी कैरी करती हैं, एक्सेप्ट द पुल्मोनरी आर्टरी। ओके केवल यही आर्टरी जो होती है वो इम्प्योर को करती है, अदरवाइज आर्टरीज जो होती हैं वो आपकी प्योर ब्लड को ही कैरी करती हैं। सेम इज द केस विद द वेन्स, वेन्स जो होती हैं वो आपकी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं एंड टुवर्ड्स द हार्ट। ओके लेकिन ये जो पुल्मोनरी वेन है इट इज द एक्सेप्शन, और ये आपकी किसको कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके फिर ऑर्टा आपकी ये जो है वो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि आपकी कैरी करेगी, आर्टरी है तो ऑब्वियसली आपकी अवे करेगी ब्लड को कैरी, मतलब कि ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। ओके तो इसमें आपका पूछ रहा है इम्प्योर ब्लड, तो आपको आंसर इसका क्या मिल गया, पुल्मोनरी आर्टरीज। ओके नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेफ्रॉन हमारा किसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम बोले तो किडनीज हमारा उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, तो उसका ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। किडनीज भी आपका इसमें दे सकते हैं डायरेक्टली, या रीनल उसके नाम से भी हम इसको जानते हैं, तो रीनल सिस्टम का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है नेफ्रॉन्स। अच्छा नेफ्रॉन्स को आप न्यूरॉन्स से कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपके ब्रेन में होते हैं, आपके ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट नेफ्रॉन्स आपकी किडनी या फिर रीनल सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था, ल्यूवन हॉक ने। ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर सेल्स जब इकट्ठी होकर मिल जाती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलकर आपका एक सिस्टम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। बहुत सारे जो ऑर्गन इकट्ठा होकर मिल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत एलिमेंट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कौन ले जाता है ऑक्सीजन हमारे वेरियस पार्ट्स में, तो सबको पता है कि आरबीसीज। तो व्हाइट ब्लड सेल्स आपको पता है कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अभी कोरोना के टाइम में तो सबको पता ही चल गया है। लेकिन जो आरबीसीज होती हैं वो आपके ब्लड को कैरी करती है। इनके अंदर क्या चीज होती है, हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन से बाइंड हो जाती है और ब्लड को सब जगह पहुंचाने में हेल्प करती हैं। In a majority of the flowering plants, out of the 4 megaspores, what is the ratio of the functional and degenerate megaspores? अब मेगास्पोर्स आपके बेसिकली फीमेल गैमेटोटाइप्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं एग सेल्स। ओके एक और इसी का टर्म होता है जो कि आपका प्रोड्यूस करते हैं मेल आपके जो हैं इसके चीजें जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो मेगास्पोर्स हैं वो आपके डेवलप हो जाते हैं फीमेल प्रोड्यूस करने के लिए कि उनसे आपका एग सेल जो है वो प्रोड्यूस हो पाए। तो ये आपके टोटल 4 होते हैं, तो 4 में से जो आपका एक होता है, ठीक है, वो जो होता है आपका नहीं होता है डीजेनरेट, लेकिन 4 में से 3 जो हैं वो बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं, एक आपका जनरेट रहता है, मतलब कि वो डीजेनरेट नहीं होता है। तो इसका रेशियो क्या है, 1:3। फंक्शनल आपका रहता है 1 और डीजेनरेट हो जाती है 3, और टोटल कितने होते हैं 4, तो इसलिए इसका रेशियो हो गया 1:3।
विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज द पेस मेकर इज एसोसिएटेड। बहुत इजी क्वेश्चन है, किससे हमारा होता है, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि जब आपका हार्ट का जो SA नोड है, ऐसे नोड जिसको हम बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, जो कि आपकी नेचुरल हार्ट बीट को आपका क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसमें रिदम्स देता है, तो वो आपका करता है SA यानी कि साइनस नोड। तो इसको हम नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं। लेकिन जब जिनके में दिक्कत आ जाती है, उनका हार्ट बीट नहीं हो पाती है प्रॉपर, तो हम उनको आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं, जो कि इम्पल्सेस सेंड करता है, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट है वो प्रॉपर बीट कर पाता है। हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं किसका इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, रेड ब्लड सेल्स का। स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। सबको पता है ये सब किसके अंडर में आते हैं, हमारे रेप्टिलियंस के अंडर में आते हैं। पाइसेस में मोस्टली हमारी फिशेस वगैरह आती हैं। मैमल्स में वो जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो करती हैं, तो उसमें हमारे मैमल्स आते हैं। एप्स में मोस्टली बर्ड्स वगैरह आती हैं। और रेप्टाइल्स में हमारे कौन कौन आते हैं, स्नेक्स, टर्टल में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्नेक्स एंड लिजर्ड तो पता होता है। क्रोकोडाइल एंड टर्टल भी आपकी किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। आपको देख के फर्स्ट टाइम पर लगेगा कि जूट, बट नो, जूट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, दिस इज द सिल्क। सिल्क जो है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर है, इसको आपको याद रखना है। तो ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 बायोलॉजी के क्वेश्चंस। इसके बाद हम फिर से डिस्कस करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए आप जुड़े रहिएगा हमारी वीडियोस के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।